नमस्कार। आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंदरूनी दुनिया में झांक रहे हैं जिसका असर, आप माने या ना माने, दुनिया भर के बैंकों पर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। खासकर जब बात आती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर जैसे नियमों की, और जाहिर है भारत भी इससे अलग नहीं है। सही। हम बात कर रहे हैं बेसल समिति की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये समिति आखिर है क्या, करती क्या है और इसका असर हम तक पहुंचता कैसे है। हाँ, और ये बात दिलचस्प है, जैसा आपने कहा कि इस समिति के पास कोई सीधी कानूनी ताकत, मतलब लीगल पावर नहीं है। ये किसी देश पर नियम थोप नहीं सकती। अच्छा। हाँ, फिर भी इसके जो सुझाव हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उन्होंने दुनिया भर में बैंकिंग के नियम कानूनों को और खासकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर से जुड़े नियमों को एक शक्ल दी है। ये एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है। तो चलिए थोड़ा और खोलते हैं ऐसे। ये जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, BCBS, ये असल में है क्या? आपने कहा मानक तय करती है, पर करती कैसे? मतलब कौन लोग हैं इसमें? आप ऐसे सोचिए कि ये दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं और जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं, उनका एक तरह का क्लब है, एक मंच है। अच्छा। ये लोग स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में मिलते हैं, इसीलिए नाम बेसल समिति है, और बैंकिंग सुपरविजन के सबसे अच्छे तरीकों पर, बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा करते हैं। हाँ। फिर मानक और दिशा निर्देश बनाते हैं। हाँ। मकसद है बैंकिंग सिस्टम को स्थिर रखना, मजबूत बनाना। इनका काम सलाह देना है, सजा देना नहीं। लेकिन क्योंकि सदस्य देशों के नियामक इसमें शामिल होते हैं, तो वो इन सलाहों को गंभीरता से लेते हैं और अक्सर अपने अपने देशों में लागू करते हैं। समझ गया। मतलब सीधे डंडा नहीं चलाते, पर इनके सुझावों का वजन बहुत होता है। अब अगर हम खास तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और नो योर कस्टमर KYC की बात करें, तो इस समिति ने किन चीजों पर ज्यादा जोर दिया है? क्या खास बातें हैं? देखिए, जब बात आती है वित्तीय अपराधों को रोकने की, तो समिति ने कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर बहुत जोर दिया है। सबसे अहम है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, CDD। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। हाँ, आम भाषा में कहें तो बैंक अपने ग्राहक को अच्छी तरह से जाने पहचाने, उसकी असलियत समझे। दूसरा है रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाना। रिस्क बेस्ड अप्रोच, ये क्या है? इसका मतलब है कि बैंक हर ग्राहक को एक ही तराजू में ना तोले, बल्कि ग्राहक की प्रोफाइल क्या है, उसका काम क्या है, वो किस तरह के लेन देन करता है, इसके आधार पर ये आंके कि उससे कितना जोखिम जुड़ा है। अच्छा। और उसी हिसाब से उस पर निगरानी रखे। मतलब कम जोखिम वाला ग्राहक है तो सामान्य निगरानी, लेकिन अगर ज्यादा जोखिम वाला लगता है तो उस पर कड़ी नजर, ज्यादा गहरी जांच पड़ताल। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच वाली बात तो काफी लॉजिकल लगती है। मतलब बैंक को ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना होता है, रिसोर्स सही जगह लगाने होते हैं। बिल्कुल। और ये जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की बात हुई, समिति ने शायद 2001 में एक दस्तावेज निकाला था, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर बैंक्स। उसमें KYC के बारे में क्या खास बातें थी? हाँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। उसने KYC के लिए एक तरह से नींव रखी थी दुनिया भर में। उसमें साफ तौर पे बताया गया कि बैंकों को क्या क्या करना चाहिए। जैसे ग्राहक की असली पहचान पता करना और उसे वेरीफाई करना, पुख्ता करना कि ग्राहक वही है जो वो कह रहा है। फिर ये समझना कि ग्राहक किस तरह के लेन देन करने वाला है, उसका अनुमान लगाना। और फिर सबसे जरूरी, लगातार ग्राहक के खाते और लेन देन पर नजर रखना, ताकि कुछ भी संदिग्ध लगे, कुछ असामान्य सा दिखे तो तुरंत पता चल सके। और साथ ही ग्राहक की प्रोफाइल के हिसाब से जोखिम का प्रबंधन करना। तो क्या इसी दस्तावेज ने KYC के उन 4 स्तंभों की बात की थी जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं? बिल्कुल, उसी गाइडलाइन से ये 4 प्रमुख तत्व निकल कर आए जो आज भी KYC की बुनियाद है। पहला, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी मतलब बैंक पहले ये नीति बनाए कि वो किस तरह के ग्राहकों को अपनी सेवाएं देगा और किन्हें नहीं देगा। हर किसी को आंख बंद करके ग्राहक बना लेना ठीक नहीं, जोखिम देखना होगा। सही। दूसरा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, यानी ग्राहक की पहचान पुख्ता करने की साफ और मजबूत प्रक्रियाएं हों, जैसे सरकारी दस्तावेज लेना, उन्हें जांचना। ठीक है। तीसरा, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ये बहुत जरूरी है। खाता खोलने के बाद भी ग्राहक के लेन देन पर लगातार नजर रखी जाए। क्या वो उसके बताए प्रोफाइल से मेल खाते हैं? कहीं कुछ अचानक बड़ा या अजीब तो नहीं हो रहा? और चौथा, रिस्क मैनेजमेंट,
यानी इन सभी चीजों को पॉलिसी, पहचान, निगरानी, इन सबको जोखिम प्रबंधन के एक पूरे सिस्टम में पिरोना, ये चारों मिलकर ही एक मजबूत केवाईसी व्यवस्था बनाते हैं। समझ गया। ये चारों तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं और मिलकर काम करते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका भारत में क्या हुआ? क्या हमारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इन वैश्विक सिद्धांतों को अपनाया? हाँ, बिल्कुल। आरबीआई ने बेसल समिति के इन दिशा निर्देशों को बहुत गंभीरता से लिया और अपने नियमों में शामिल किया है। आरबीआई ने जो नो योर कस्टमर, केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, AML-CFT पर अपने मास्टर डायरेक्शंस जारी किए हैं, वो मास्टर डायरेक्शंस, वो काफी हद तक इन्हीं बेसल सिद्धांतों पर आधारित है। हाँ, आरबीआई ने उन्हें भारतीय बैंकिंग व्यवस्था और यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला है, पर कोर सिद्धांत वही है। और हाल के वर्षों में, जैसे अगर हम 2023-24 के अपडेट्स देखें, तो क्या कुछ खास बदलाव या जरूरतें बताई गई हैं भारतीय बैंकों के लिए? कुछ नया जुड़ा है। हाँ, समय के साथ नियम और कड़े और स्पष्ट होते गए हैं। अब बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वो जो ज्यादा जोखिम वाले ग्राहक हैं, उनके लिए एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस करें। एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस यानी और ज्यादा गहराई से जांच, बिल्कुल, ज्यादा सवाल, शायद ज्यादा दस्तावेज, उनके पैसे के सोर्स को और गहराई से समझना। साथ ही अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर है। लेन देन की निगरानी के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो संदिग्ध पैटर्न पकड़ सके। अच्छा, टेक बेस्ड मॉनिटरिंग। हाँ, और ये भी पक्का करना बहुत जरूरी है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उन्हें इन नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी ट्रेनिंग मिले। उन्हें पता हो कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या देखना है, कब अलर्ट होना है। सही बात है, ह्यूमन एलिमेंट भी उतनी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल लेवल पे जो सहमति बनती है, जो सिफारिशें आती हैं, वो धीरे धीरे देशों के अपने नियमों का हिस्सा बन जाती हैं, जमीनी हकीकत बन जाती है। तो संक्षेप में कहें तो भले ही ये बेसल समिति सीधे तौर पर भारत में बैंकों पर कोई नियम लागू नहीं करती, लेकिन इसकी सिफारिशों और दिशा निर्देशों ने भारत के पूरे केवाईसी और AML ढांचे को एक मजबूत शक्ल और आधार दिया है। सही कहा। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, जो शायद बहुत लोगों ने सुना भी न हो, हमारे रोजमर्रा के बैंकिंग अनुभव को पर्दे के पीछे से ही सही पर कितना प्रभावित करता है। हाँ, ये ग्लोबल फाइनेंस का इंटरकनेक्टेड नेचर दिखाता है। बिल्कुल। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर बात करेंगे, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया की एक बड़ी निगरानी संस्था है। हाँ, FATF भी बहुत अहम है, तो उस पर चर्चा करेंगे। खैर, आज सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा।